पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या क्या होता है बेटा, ठीक है। यानी जो संख्या दो से विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं बेटा। जो संख्या दो से विभाज्य हो, तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो संख्या दो से विभाज्य होती है। संख्या के अंत में देखना है बेटा। देखिए 24 लिया है बेटा, तो 24 के लास्ट में 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया है, तो 4 दिया, तो संख्या क्या हो जाएगा बेटा, दो से कट जाएगा, यानी कि ये सम संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 लिया है बेटा, यानी कि इकाई का अंक क्या है बेटा, 8 है, यानी कि ये संख्या दो से कट जाएगी, तो ये भी सम संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है बेटा। 256 में लास्ट वाला संख्या अंक जो लिए हैं बेटा वो 6 लिए हैं, और वो संख्या 6 जो है वो दो से कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या बेटा, सम संख्या है, ठीक है। आपको बेटा ये जानना जरूरी है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है बेटा वो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 होगी, ठीक है बेटा। अब आगे पढ़ना है हम लोगों को रियल विषम संख्या बेटा। अब पढ़ना है विषम संख्या, ठीक है। देखिए विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, जो संख्या दो से विभाज्य नहीं हो, यानी जो संख्या दो से नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि लास्ट में वही है जो 0, 2, 4, 6, 8, नहीं सॉरी वो नहीं होना चाहिए इसमें। आप ये देखिए दो से विभाज्य नहीं होना चाहिए बेटा, दो से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो विषम संख्या में देखिए बेटा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 है, 1 दो से विभाज्य नहीं हो सकता है। 9 है, ये भी दो से विभाज्य नहीं हो सकता है। और 15 है, ये भी दो से विभाज्य नहीं हो सकता है। और भी सारी संख्या ले सकते हैं बेटा, 47 ये भी दो से विभाज्य नहीं है, तो ये भी हो जाएगा विषम संख्या। आप कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए बेटा, ये संख्या दो से विभाज्य नहीं हो सकती है। यानी कि अंत वाला हम देख लेंगे अंक जो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो विषम संख्या, होगा तो सम संख्या, ठीक है। अब इसमें बेटा पूछता क्या है, जे आप सबसे छोटी विषम संख्या बता दीजिए जे क्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वैसी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, माने वैसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं बेटा। जैसे में दिया है 4, अब देख लीजिए 4 को, 4 यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए तो 1 से कटेगा 1 से कटेगा 4 टाइम्स में बेटा, ठीक है। 2 से कटेगा 2 बार में, तो देखिए 4 का जो गुणनखंड हुआ बेटा, 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 हुआ, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड, तो बेटा ये भाज्य संख्या, ठीक है। 8 को देख लीजिए बेटा, 8 को कटा के देख लीजिए, 1 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, ठीक है बेटा, और 4 से तो हो जाएगा ये। यानी कि ये 8 का गुणनखंड 1, 2, 4 और क्या हो गया बेटा, 8 हो गया, ठीक है। तो ये यानी कि इस संख्या का भी गुणनखंड क्या हो रहा है, तो 2 से ज्यादा हो रहा है, तो ये संख्या भी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये अब यहाँ पर पूछ सकता है बेटा जो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए क्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है बेटा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है बेटा वो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 होती है, ठीक है। क्योंकि पहला ये संख्या है 4 जिसका गुणनखंड जो होता है 2 से अधिक होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बता दीजिएगा, 4 बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है बेटा। तो वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, और वो 2 गुणनखंड में क्या होना चाहिए बेटा, तो एक तो 1 होना चाहिए,
और दूसरा वो खुद संख्या होना चाहिए। ठीक है बेटा, वे दो संख्याएं जिनका, नहीं ये नहीं बेटा, ऊपर अभाज्य संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, और दो गुणनखंड में क्या होना चाहिए बेटा, तो 1 होना चाहिए और स्वयं वह संख्या होना चाहिए, ये गलत है बेटा। ठीक है, वैसी संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड में एक तो 1 होना चाहिए, एक में खुद संख्या होनी चाहिए। आइए देखिए यहाँ पर, जैसे 2 ले लिए बेटा हम, ठीक है, 2 को देखिए, 2 का हम गुणनखंड करेंगे बेटा, तो 1 से कटेगा 2 बार में, 1 से कटेगा 2 बार में, तो 2 ही गुणनखंड हुआ, और 2 गुणनखंड में एक तो 1 हो गया बेटा, और दूसरा नंबर जो हुआ ये खुद संख्या हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। दूसरा हम लिए बेटा 3 को भी कटा कर देख लीजिए, 1 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 2 ही गुणनखंड हुआ और दोनों में से पहला बेटा जो है 1 हुआ और दूसरा खुद ये संख्या हो गया। और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ले लिया हम 47, तो 47 1 से कटेगा 47 से कटेगा, है ना, तो 1 से कटा 47 से कटा, तो 1 से तो कटा ही बेटा, और स्वयं खुद अपने आप से ही कटा है ये, तो इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न ये है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दीजिए क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बेटा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोलते हैं बेटा सम अभाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तब भी आप 2 बताइएगा, और सम अभाज्य संख्या पूछेगा तब भी आपको 2 ही बताना है। यही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या देखिए बेटा, ये संख्याओं का जोड़ा होता है, यानी इसमें 2 संख्याएं आएंगी ही आएंगे। ठीक है, और दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन 1 होना चाहिए, जिसके गुणनखंड में, वैसी 2 संख्याएं जिसके गुणनखंड में केवल एक कॉमन हो बेटा, ओनली 1, 1 में 1 एक संख्या होना चाहिए बेटा। जैसे देखिए सहअभाज्य संख्या, वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो बेटा, 1 हो, वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, तो उन दोनों संख्याओं के जोड़े को क्या कहा जाता है बेटा, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में 2 और 3, यहां पर देख लीजिए 2 और 3, 2 कटता है बेटा 1 से और 2 से, 3 कटता है 1 से और 3 से, तो इसमें कॉमन क्या हो गया बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लीजिए 1 हो गया, तो ये जो जोड़ा है ये सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। नेक्स्ट देख लीजिए 3 और 4, और भी संख्याएं आप ले सकते हैं, 3 कटेगा 1 से और 3 से, 4 कटेगा 1 से, 2 से और 4 से, तो ये दोनों संख्याओं में देखिए बेटा कॉमन जो है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा बेटा, सहअभाज्य संख्याओं का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। 4 और 5 भी होगा, और भी संख्याएं होंगी। ठीक है, नोट में देखिए बेटा यहाँ पर लिख दिए हैं, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा 4 होती है, जो ऊपर भी बता चुके हैं, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, अब इसमें देखना है हम लोगों को, अब आता है बेटा एक की संख्या है, जे एक को आप भाज्य संख्या कहिएगा या अभाज्य संख्या कहिएगा। ठीक है, एक, एक जो संख्या है बेटा न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है ये। ठीक है, एक न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, समझ गए ना बेटा। और एक आता है बेटा, जो अगर कोई पूछे जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता दीजिए, तो कोई भी अगर किसी भी संख्या को कहा जाए जो सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए, तो पता नहीं है बेटा, क्योंकि संख्या का अंत नहीं है, संख्या का अंत नहीं तो हम बड़ी संख्या कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार। सबसे पहला देखेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार में भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया बेटा। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, जैसे 2 और यहाँ पर बेटा हम बता दे रहे हैं 2, ये ले लीजिए एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं बेटा 1 में, तो पहले ही डिसमल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 पचे 10। देखिए पूरा पूरा क्या हो गया बेटा, ये कट गया, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि शेषफल यहाँ पर क्या आ गया बेटा, शून्य आ गया। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार में शेषफल जो होता है बेटा शून्य हो जाता है, यानी कि भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, समझिए ना, तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है, 1/2 का क्या हो जाएगा बेटा 0.5, यानी कि ये दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट गया, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया है बेटा, ये बिना भाग दिए हुए, आप कैसे कहिएगा जी इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, बिना भाग दिए हुए। ठीक है, बिना भाग दिए हुए बेटा P/Q में, यानी कि जो परिमेय संख्या आप ले रहे हैं उसमें P/Q में हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड यदि 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी कि P/Q में Q का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m 5 के पावर n दोनों, यानी 2 के पावर में भी m रह सकता है, 5 के पावर में भी n रह सकता है, तो दशमलव प्रसार कहेंगे इसका शांत है। या सिर्फ 2 के पावर में भी रहे तब भी कहेंगे जो दशमलव प्रसार शांत है बेटा। अब 5 के पावर में n रहेगा सिर्फ, तब भी कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अगर इसके साथ में कोई अदर संख्या भी आ जाता है तब कहेंगे जी दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यानी कि ये दोनों संख्याएं आ जाए, फिर में मान लीजिए इसके साथ में कोई ऐसा आ जाए बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं बेटा ये दोनों संख्याएं आ जाए, जैसे 2 के पावर 5 आ जाए बेटा, 3 आ जाए, तो इसको भी कहेंगे जी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्योंकि 2 के पावर m तो आया लेकिन यहाँ पर 3 भी क्या हुआ इसके साथ में जुट गया। जो भी यहाँ पर दिया है इसके अतिरिक्त कोई दूसरा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अशांत आवर्ती में क्या होता है बेटा, अशांत आवर्ती को हम लोग अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि भाग देंगे तो शेषफल बार बार आने लगेगा वहीं। ठीक है, नोट में लिख दिए बेटा, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती को हम P/Q के रूप में दिखा सकते हैं। जब दशमलव प्रसार इस प्रकार का हो जाएगा बेटा, भाग देंगे और इस प्रकार की संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है बेटा, दशमलव प्रसार अशांत होता है, लेकिन इस संख्या को हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, यानी कि इस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, अतः यह परिमेय संख्या के रूप का हो सकता है, यानी कि जो संख्याएं जिसमें शेषफल की पुनरावृत्ति होती है उस संख्या को हम लोग अशांत आवर्ती तो कह देंगे, लेकिन संख्या को हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया है बेटा, यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर लीजिए 1 में, पहले डिसमल फिर 0, 3 3 जा 9, अब बार बार क्या आने लगे बेटा 1 आएगा, फिर यहाँ पर 0 उतार लेंगे बेटा, फिर 3 से कटाते चलेंगे, यानी कि बार बार 1 आते ही जाएगा बेटा, बार बार 1 आते जाएगा, यानी कि रिपीट हो रहा है, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती होगी। लेकिन इस संख्या को बेटा हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, इस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती में बेटा इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कटता भी कहीं नहीं है और पुनरावृत्ति यानी कि बार बार रिपीट नहीं होता है बेटा, समझिए ना। अतः यह रूप जो होता है बेटा अपरिमेय संख्या का रूप होता है। ठीक है, इसको अपरिमेय संख्या का रूप कहते हैं। जैसे में √2 आ गया बेटा, ये संख्या आप कितना भी कटाते रहिएगा, इसका वर्गमूल निकालते रहिएगा तो इसका अंत नहीं होगा। आप इसका वर्गमूल निकालते चलिए
इस संख्या का कहीं अंत नहीं हो सकता है, वो बढ़ते ही जाएगा, कुछ ना कुछ दूसरा दूसरा संख्या आते रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है बेटा, हम लोग पहले पढ़े हैं, जैसे भाग देते हैं ये, ठीक है। यूक्लिड साहब यहाँ पर मान लिए थे ए, यहाँ पर मान लिए थे बी, यहाँ पर मान लिए थे क्यू, और यहाँ पर मान लिए थे बेटा आर। हम लोग पहले पढ़े हैं जी, इसको बोलते हैं बेटा भाज्य, हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है प्यारे बच्चों, यूक्लिड साहब क्या किए थे, जब भाज्य बराबर जो हम लोग सूत्र 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 लगाते हैं बेटा भाज्य का, ये ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, तो भाजक गुणे भागफल, भाजक ये जो है बेटा, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस में क्या होता है बेटा शेषफल। ठीक है, इसी को यूक्लिड साहब अपने हिसाब से इसको लिखे, भाज्य के जगह पर क्या प्रयोग किया था बेटा ए का, भाजक के जगह पर बी का, और भागफल के जगह पर बेटा क्यू का, और शेषफल के जगह पर आर का। इसी को कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ शर्तें होती है बेटा, जो आपका ए का मान होगा, देखिए ए का मान हमेशा बड़ा होगा बी से, ठीक है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा होगा। नेक्स्ट दिया है बेटा, जो शेषफल का आपका मान होगा वो या तो जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है। यानी कि जब हम भाग देते हैं बेटा, तो हमारा शेषफल जो होता है या तो इससे पूरा पूरा क्या होता है कट जाता, या तो शून्य आ जाता है बेटा, और नहीं तो जो बी का मान होगा इस बी के मान से ही बड़ा, बी के मान से छोटा आता है बेटा, बी के मान से क्या आता है छोटा। ठीक है, आर का मान जो है बेटा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन आर का मान जो होगा बेटा बी से वो छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, ये ए का मान जो होगा बेटा, ए का मान बी से बड़ा होगा। ठीक है, आर का जो मान होगा बेटा वो या तो जीरो होगा और नहीं तो बी से बड़ा होगा, नहीं सॉरी बी से छोटा होगा बेटा। ठीक है, यानी आप यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे 4 ले लिए बेटा, यहाँ पर 7 ले लिए, तो जो हमारा शेषफल आएगा वो या तो जीरो आ सकता है, नहीं तो 4 से क्या आ सकता है बेटा छोटा, तो 1 2 3 ये कोई एक आ सकता है ऐसे शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यही था बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बड़ा था बी से और आर का मान था बेटा जीरो से, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और बी से छोटा था। यहाँ पर देखिए बेटा, जो सूत्र हम यहाँ पर लिखे थे, जब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बेटा, भाजक का जो सूत्र है आप याद कीजिएगा इसको, और बाकी ये आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बताते हैं बेटा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, अब प्लस में होता है बेटा शेषफल। इसको हल कर लीजिए, जो भी आपको सूत्र चाहिए वो सूत्र आप अपने से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको भाजक का निकालना है तो भाजक इधर रहने दीजिए बेटा। ठीक है, भाजक को रहने दीजिए, भाज्य पहले से इधर है, इसको भी रहने दीजिए इधर। ये पहले प्लस में जो शेषफल लिखा है बेटा, पहले माइनस में इधर कर दीजिए शेषफल। आप जानते हैं ना, जे इक्वल टू के जब इधर लाते हैं तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भागफल के साथ में गुणा है, तो आप जानते हैं जे इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो गुणा में है तो बेटा इधर भाग में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका भागफल। देख लीजिए यही सूत्र आपका वहां पर दिया हुआ है, इक्वल टू दे दीजिए, भाजक इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल, तो भाज्य माइनस शेषफल अबट्टा में भागफल। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप अगर चाह रहे हैं जो हमें भागफल निकालना है, सेम प्रोसेस वही हो जाएगा। आप भागफल निकालना चाह रहे हैं तो भागफल को इधर रहने दीजिए, भागफल को इधर रहने दीजिए। ठीक है, भागफल को उधर रहने दीजिए, भागफल
इधर दिया हुआ है भाज्य, तो शेषफल को लेकर चले आइए बेटा, शेषफल। ठीक है, और गुणा में भाजक है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा आपका भाजक। देख लीजिए सूत्र ऊपर, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल, तो भाज्य माइनस शेषफल अब बट्टा में भाजक। ठीक है, ये भी सूत्र आप एक याद कीजिए, बाकी सब अपने से निकालने के लिए सीखिए, समझिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, और एक को इसमें टॉपिक में दिया हुआ है 1.2 शायद चैप्टर में थी, हाँ चैप्टर में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है बेटा जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा, लसा और गुणे होता है बेटा मसा। दो संख्या ले लीजिए, दोनों को गुणा कीजिए, उतना ही मान आएगा, और दोनों संख्याओं का लसा और मसा, लघुत्तम और महत्तम दोनों निकाल के गुणा कीजिए, तो ये दोनों माने दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही आएगा और लसा मसा का गुणनफल भी उतना ही आएगा। ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बेटा लसा गुणे मसा। अब एक संख्या, ये तो सूत्र जो है बेटा मेन सूत्र है, समझिए ना। अब इससे आप कई सूत्र निकाल सकते हैं। कभी आपको निकालना पड़ेगा बेटा, पहली संख्या निकालिए। पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या निकालना है बेटा, तो इधर रहने दीजिए लसा गुणे मसा, ये लसा गुणे मसा। अब बट्टा में बेटा गुणा में है दूसरी संख्या, तो इधर बट्टा में हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, अगर दूसरी संख्या निकालना चाह रहे हैं तो सेम वैसे ही हो जाएगा। देखिए पहली संख्या लसा गुणे मसा, बट्टा में बेटा दूसरी संख्या। अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो सेम वही प्रोसेस, लसा गुणे मसा। आप पहली संख्या निकाल रहे थे बेटा तो दूसरी संख्या से भाग किए थे, और दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो पहली संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, अब सेम एकदम वही प्रोसेस इसमें भी देख लीजिए। या आप मसा निकाल रहे हैं, ठीक है, इधर देख लीजिए बेटा, आप मसा निकाल रहे हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसके साथ में आप मसा निकाल रहे हैं बेटा, तो लसा ना बचा है, तो लसा गुणा में है तो आके भाग में हो जाएगा आपका लसा। ठीक है, मसा अगर लसा निकालना है बेटा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बट्टा में हो जाएगा आपका, लसा निकालना है तो मसा से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, पूर्ण रूप से कंप्लीट, और आपका इस तरह से लसा और मसा भी निकल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से इस अध्याय का जो भी पाठ्य परिचय था वास्तविक संख्या का सारा समाप्त हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे कल से पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1, और इसमें जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, उस सारे क्वेश्चन भी साथ में करेंगे और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन साथ साथ में करते चलेंगे। थैंक यू बच्चों।